न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के अगस्त के सिलसिले के खसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, आज़ाद होना और आज़ादी को बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल है। गोया के हम आज़ाद मुल्क के बासी हैं, मगर हम आज़ादी के तस्वर को पहचान नहीं सके। आज़ादी का तस्वर कौमों के इत्तेहाद से इबारत है। बैनुल मज़ाहिब में हम मांगी वतने अजीज में रहने वाले तमाम इलाकाई ज़बानों के बोलने वालों के दरमियान इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती की ज़रूरत है और इसकी सरबुलंदी हमारी पहचान है। मगर बदकिस्मती से पिछले 77 सालों से हम अक़लियत और अक्सरियत में बंटकर अदम बर्दाश्त, अदम तहफ़्फ़ुज़ और इंतहा पसंदी का शिकार हो गए हैं। इम्तियाजी रवैये और सलूक और इम्तियाजी कवानीन ने हमें खोखला कर दिया है। किसी की इज्जत माल और जान महफूज नहीं। कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर, जिसे बहुत से लोग अब बेमानी करार दे रहे हैं, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त पेश है उस हवाले से इसी तरह लगता है कि जैसे एक ख्वाब है, और अक़लियत ये कहने पर मजबूर हैं कि क्या पाकिस्तान अक़लियतों का भी है। मैं एक पंजाबी का अपने 2 शेर आपकी खिदमत में पेश करता चलूं कि एदे मथे दा चंद तारा, जापे सुख दा नूर मनारा, पावें राह विच दुख ने कई, ए धरती मेरी मावां जई लखा जाना दे के लई। तो ये है कि हम इस धरती के खमीर हैं। हमारा शिजरा नसबनामा कहीं या अरब या किसी और कंट्री से नहीं मिलता, हम इसी के बासी हैं। तो आज हम इस मौजू पर खास बात करेंगे और आज बड़ी खुशकिस्मती है कि आज बड़ी कम्युनिटीज, जो मनार्टीज, बड़ी मनार्टीज हैं, उनकी करीम कह लें या स्कॉलर हमारे साथ हैं, और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। और पहले हमारी शख्सियत हैं वो हिंदू कम्युनिटी से उनका तल्लक है, जिया जोगी, जो एक बड़ी अच्छी एक मुकर्रर भी हैं और काम भी इसी सिलसिले का कर रही हैं, और एडवोकेट और डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं। और इनके बाद हमारे साथ फैसल इलियास हैं, जो एक रिसर्च स्कॉलर हैं, पीस पे काम करते हैं, और ख़ास इनका रेफरेंस एक है, तो इनका बड़े फील्ड है, लेकिन वो हमारे चैनल NCN के यूथ एडवाइज़र भी हैं और URCCC के कोऑर्डिनेटर हैं, और इंटरनेशनल पीस अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। सिख कम्युनिटी से हमारे साथ हैं जिनोद सिंह। इनका तल्लक सिख कम्युनिटी से है, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इंटरफेथ हारमनी एक्टिविस्ट भी हैं, और काफ़ी एक टैलेंटेड और बेहतरीन किस्म के मुकर्रर भी हैं, बड़ी सोच के, अच्छी सोच के हामिल हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज वक्त दिया, और मैं चाहता हूं कि एक तो हम इब्तदाई आपका साथ, जहां मैं तारफ नहीं करा सका, आप तारफ भी कराएं। और जिया साहबा, आपको पहले वेलकम कहते हुए हम एक जो इब्तदाई होता है कि बीइंग एक कम्युनिटी और मनाटी भी, आप बताइएगा कि मनाटी होने के नाते आपको क्या डिस्क्रिमिनेशन हुई, या ऐसी आपको आपने फेस की, या आपको बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए। जी। Thank you so very much, sir, for having me. Indeed, it's an honor and a pleasure. थोड़ा सा अगर तारफ़ कराती जाऊँ तो मैं इंसानी हकूक़ की कारकुन हूँ। मेरा ज़्यादा काम ह्यूमन राइट्स के अराउंड है, कम्युनिटी लेवल के ऊपर कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन, उसके साथ-साथ एडवोकेसी है, नेशनल एडवोकेसी, लोकल, रीजनल एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल में यूएन की कुछ रेज़ोल्यूशंस हैं, यूथ सिक्योरिटी, वुमेन की सिक्योरिटीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ। साथ-साथ पीस बिल्डिंग, इंटर रिलीजियस डायलॉग और सिक्योरिटी प्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स पे, और
मेरा अभी जो ज़ाती फ़ोकस है वो पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली ख़वातीन जिनका ताल्लुक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से है, उनकी तालीम और उनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है ताकि वो मेन स्ट्रीम हो सकें और सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्पेसेस में हम उनकी कंट्रीब्यूशन देख सकें। हमें नज़र नहीं आते माइनॉरिटी के बच्चे, स्कूल्स में बहुत कम नज़र आते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ में से और कम होना शुरू हो जाते हैं और फिर अगर हम कारोबार की या काम की बात करें तो उसमें भी आपको मेन स्ट्रीम में नहीं नज़र आते। सो देयर इज़ एन इनिशिएटिव फ्रॉम मार्जिन्स टू मेन स्ट्रीम जिसमें हम ये काम कर रहे हैं। अगर मैं खुद माइनॉरिटी होने के हवाले से बात करूँ तो मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट अटक की एक तहसील से है और जहाँ मैं बड़ी हूँ, मेरी फैमिली हिंदू सिख बिलीव्स को बहुत इक्वली फॉलो करती है एंड आई टेक प्राइड इन टेकिंग बोथ ऑफ दीज़ आइडेंटिटीज़ टुगेदर। तो मैं बचपन से इन वैल्यूज़ के साथ बड़ी हुई एंड वी वर लिविंग इन एन इस्लामिक कंट्री, तो इस्लामिक वैल्यूज़ साथ-साथ मैंने ये तो उस हमारी तहसील में सिर्फ़ एक हमारा ही घर था और एक और घर। तो मेरी ही एक फैमिली थी उस पूरी तहसील में, तो शायद मैंने खुद कभी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ इतना इंटरैक्ट नहीं किया था क्योंकि हम और कोई घर वहाँ पे नहीं था। देयर वाज़ नो कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी क्योंकि पंजाब में आपको पता है बहुत स्कैटर्ड हैं, ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे आपको माइनॉरिटीज़ एटलीस्ट इतनी कंसंट्रेशन के साथ मिलती हैं। अम, जहाँ बहुत अच्छे वाक़यात भी रहे, जहाँ पे बहुत सी सपोर्ट भी रही लोगों की, उसके साथ-साथ यकीनन कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिससे आपको ये रियलाइज़ होता है कि पाकिस्तान में अभी तक जो रिलीजियस हार्मनी है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइनॉरिटीज़ एज़ इक्वल कंट्रीब्यूटर्स, एज़ इक्वल सिटिज़न्स है, वो नहीं हुई। ख़ासकर अगर मैं अपनी थोड़ी बचपन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हमारे जो रिलीजियस हेट हमारे निसाब के थ्रू पढ़ाया गया है। मेरे बचपन में भी जो मैंने थ्रू आउट फेस किया, वो सिर्फ़ तब नहीं था, वो अभी इन 2024 भी है। 2024 में अभी भी जो यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ती हूँ, जाती हूँ, वहाँ अभी भी सेम हेट्रेड प्रोपेगेट किया जा रहा है और वो सबसे बड़ी वजह बनती है डिस्क्रिमिनेशन की, खासकर बच्चों के अंदर। और ऐसा होता है कि क्लास में बैठे हैं और आप बच्चों को सिर्फ़ एक नैरेटिव ये पढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान बना कैसे और उसमें हम ये नहीं बताते कि हाउ ब्रिटिश कॉलोनियलिज़्म आया और किस तरह से ब्रिटिश ने उसको डिवाइड किया। हमारा मेन सिर्फ़ फ़ोकस इस बात के ऊपर होता है कि किस तरह से हिंदुओं ने डिस्क्रिमिनेशन की या हिंदुओं ने किस तरीके से चालें चली। अब पूरी क्लास आपकी तरफ देख रही होती है या ना भी देख रही हो, आपको लगता है कि बस वो उन्होंने नहीं किया, वो मैंने किया और एक बच्चे आप एक चाइल्ड हो जिस क्लास में बैठे हो और आपका दिल करता है कि बस आप यहाँ से भाग जाओ। और वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे शेप करते हैं कि अगर वो माइनॉरिटी का बच्चा उस क्लास में बैठा हुआ, अगर मुझे लगता है कि अब वायलेंट भी होना शुरू हो जाए, उसके अंदर शायद पैट्रियोटिज़्म कम होना शुरू हो जाए, तो वो जस्टिफाइड होगा। तो इस तरह से आई वुड से कि स्कूल में बहुत ऐसे वाक़यात आए हैं जहाँ पे रियलाइज़ हुआ और फिर जब ख़ासकर आप आते हो सोशल सेक्टर के अंदर आप काम करना शुरू होते हो, तो एक खातून होने की वज़ह से आपकी वल्नरेबिलिटी होती है। फिर आपको ख़ासकर जब आप एक्टिविज़्म में हो तो आपकी ये आइडेंटिटी क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स के लिए एडवोकेसी कर रहे हो, तो ये आइडेंटिटी आपको काफ़ी वल्नरेबल बनाती है फिज़िकली, सोशली और इकोनॉमिकली। मेरे पास ऐसे वाक़यात रहे हैं जहाँ पे मुझे लगा है कि शायद ये आइडेंटिटी साइड पे कर दी जाए, इसको ना ज़िक्र किया जाए तो मैं और ईज़िली नेविगेट कर सकूँगी और शायद इसीलिए मैंने कभी अपना माइनॉरिटी होना कोई बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ मेंशन नहीं किया। ओवर टू यू सर। अच्छा, मैं एक पूछते हुए एक छोटी-सी बात फिर आगे जाता हूँ। कभी ऐसा लगा कि आप कहें मेरा पाकिस्तान नहीं, या अक्सर कहते हैं जी हमारा पाकिस्तान, कैसे हम के इतनी डिस्क्रिमिनेशन इस तरह हमारे साथ हो। कभी ऐसा लगा कि आप पाकिस्तानी हैं तो इस वजह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन या मिनॉरिटीज है? असल में दूसरे माने में मैं ये कहना ये चाह रहा था कि जब मैं कहता हूँ कि अकलियतों का पाकिस्तान, तो कुछ जवाब आते हैं जी अकलियतों का पाकिस्तान तो है ही नहीं। सर देखिए पाकिस्तान तो मेरा है। मैं पाकिस्तान में हाँ। रहती हूँ ऐसी की तैसी सभी। तो हाँ। पाकिस्तान हमारा है एंड वी टेक ओनरशिप इनटू इट। वी हम्म, आर द सिटिज़न्स। यकीनन ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और ख़ासकर आप एक यंग शख़्स हैं और आपको लगता है कि अगर आपकी एक क्वालिटी लाइफ़ आपको नहीं मिल रही, आपके लिए सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्पेसेस में नेविगेट करना मुश्किल हो रहा है। तो अगर एक मेजॉरिटी यंग शख़्स जो है उसको ये लगता है कि इस मुल्क में शायद ज़िंदगी उतनी बेहतर नहीं है, दे शुड फ्ली टू सम अदर कंट्रीज़, तो आपको आई थिंक वो डिसअपॉइंटमेंट आती है, बट उस डिसअपॉइंटमेंट से बेहतर ये रखना है कि द होप इज़ ऑलवेज़ देयर और सोसाइटीज़ इवॉल्व होती हैं। मेबी वी कैन टेक दिस डिस्कोर्स लेटर बट Pakistan is ours. Pakistan minorities are equal citizens of the state. If there are certain concerns, we definitely are here and we will resolve. जी जी, थैंक यू। अभी हम चलते हैं मनजोत सिंह साहब की तरफ। मनजोत सिंह साहब, पाकिस्तान में सिख मिनॉरिटी होते हुए आप कैसा महसूस करते हो? कभी जैसे मैंने इनके साथ सवाल किया कि आपका ख्याल आता है कि मैंने गलत मुल्क का इंतखाब किया? मैंने ये कतन नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ आपके साथ। जी। सबसे पहले मैं ये चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे लिए जो पाकिस्तान है वो सबसे बेहतरीन
इंतखाब है रहने के लिए, क्योंकि हमारी सिख कम्युनिटी और हमारे जो सिख रिलीजियस हेरिटेज हैं, जो हमारे गुरुद्वारा साहब हैं, वो पाकिस्तान में ही हैं। ठीक है, बाबा नानक गुरु नानक जी महाराज इधर पैदा हुए थे, पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और करतारपुर साहब भी पाकिस्तान में ही है। तो बहुत से सिंह जो बाहर से पाकिस्तान आते हैं, गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने आते हैं, तो इसी पर्पज से आते हैं ताकि उनको गुरुद्वारा साहब और यहाँ के जो महाराजा रंजीत सिंह के दौर में जो हेरिटेज हैं, जो यहाँ पर एक सिख राज कायम हुआ था, वो सारा कुछ आज भी उसी तरह ही मौजूद है। ठीक है, एक बात तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा बात, जैसे आपने कहा कि हम एज अ मिनॉरिटी पाकिस्तान में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ दूसरे मिनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, जैसे हिंदू भाई बहन हैं हमारे, क्रिश्चियन भाई बहन हैं हमारे, उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। जैसे हमें भी एक टाइम पे डिफिकल्टीज काफी ज्यादा थी, आज भी हैं, कई जगह पर हैं। पंजाब में अभी बहुत कम हो गया है, बट कहीं ना कहीं हैं। और सिंध में भी कहीं ना कहीं हमारे काफी प्रॉब्लम्स हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में आप जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। एक टाइम में एक नहीं, कई सिंगों को उधर शूट आउट किया गया है, पर्चियां दी गई हैं, उनको मारने की धमकियां दी हैं, कई बार हुआ है ऐसा। एक प्रॉपर फैमिली को डिस्टर्ब किया गया है, या तो मेंटली या तो फिजिकली, या मतलब उनके जो है बिजनेस को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की गई है। बट जहां तक मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव भी है इस चीज को लेकर, खास करके सिख कम्युनिटी को लेकर। तो कहीं भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे कम्युनिटी से, फिर रमेश सिंह अरोड़ा जी जो अभी मिनिस्टर हैं वो भी, और प्रोफेसर कल्याण सिंह कल्याण जो कई बार ह्यूमन राइट्स के साथ काम कर चुके हैं, इसी तरह कई लोग और भी सिंह हैं, कई हिंदूज भी हैं जो हमारी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं, बात करते हैं। अमन की बात होगी या अपने हक रखने की बात होगी, तो कई लोग करते हैं। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम इनकी काविशों की वजह से हम अभी तक पाकिस्तान में सरवाइव कर रहे हैं। तो मेरा जो पर्सनली इस चीज को लेकर है कि मेरा जो इंतखाब पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त है। फैसल आपकी तरफ जाते हैं। फैसल, बात बड़ी अहम सी है कि पंजाब का हिस्सा जो है, हम कहते हैं कि मिनॉरिटी की वजह से क्रिश्चियन जो हमारे लीडर थे, एसपी सिंघा, और दूसरे दो तीन वोट हमारे पंजाब में आए, और पंजाब ही एक पाकिस्तान बना। मेन हमारा पंजाब है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और मसीही इस वक्त खुश है ना खुश है? वो जो हमारे लीडरान ने वोट दिए थे, पाकिस्तान मुमकिन है, क्योंकि तारीख का हिस्सा हदफ करने से हमारी जो एक अहमियत है वो बिल्कुल पीछे चली गई है। जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क का, सैमसंग साहब आपका, कि आपने एक दफा फिर ये गुलदस्ता डेकोरेट किया है जो कि तीनों माइनॉरिटीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं। आपने एक सवाल किया कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज खुश हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल में जो पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड अगर निकालें तो कुछ 6 से 7 लाख स्टूडेंट्स जो हैं या यंगस्टर्स वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, जिनका मेजोरिटी ताल्लुक जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी से है। तो इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ माइनॉरिटीज चैलेंजेस फेस कर रही, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन में है। महंगाई की सूरत हाल है, उसको देखा जाए, पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हो रहा है, बदले की सियासत और वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल डिस्टर्ब करती हैं, आपके नेशनल डेकोरम को डिस्टर्ब करती हैं। और उसमें नो डाउट जो माइनॉरिटीज हैं, जब उनके साथ ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, जिसमें हम जड़ावाला की बात कर लेते हैं, सानिया सरगोदा की बात कर लेते हैं, और उसमें मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ भी, जैसे बन्नू में हुआ, जैसे हम बात करते हैं सवात में हुआ, पारा चनार में हुआ। सो दीज आर द रीसेंट इंसिडेंट्स जो आपको बतौर पाकिस्तानी डिस्टर्ब करता है। सो मैं, आपका जो पहला क्वेश्चन था, हिस्टोरिकल जो इवेंट हुआ जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और पंजाब के ऊपर जब लड़ाई थी कि पंजाब को पाकिस्तान के में शामिल किया जाए या ना किया जाए, तो उसमें जो कास्टिंग वोट था वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी ने दिया। और ऑब्वियसली
जब आप एक टीम का हिस्सा होते हैं, जब आप बतौर टीम एक लीडर के साथ चल रहे होते हैं, तो आपकी फिर सारी की सारी जो वफाएं हैं वो अपने लीडर के साथ होती हैं। आपको नहीं पता होता कि उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, बट यू आर लिविंग इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। और वो जो प्रेजेंट मोमेंट थी, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब एक विजनरी आदमी थे, एक सबको साथ लेके चलने वाले शख्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने बाकी माइनॉरिटीज का एतमाद हासिल किया। वो एक अलग बात है कि बाद में जो लीडर्स आए वो उस तरह से माइनॉरिटीज का एतमाद हासिल करने की बजाय उन्होंने उनको धुतकारना शुरू कर दिया और एक रियासत को एक सुतीली माँ जैसा एक सलूक करने वाली रियासत बना दिया। लेकिन मैं इस प्रोग्राम से पहले ही सोच रहा था कि अनफॉर्चुनेटली रियासत इटसेल्फ सुतीली माँ नहीं होती, उसके अंदर रहने वाले जो लीडरान हैं वो उसको इस तरह का पोर्ट्रे करते हैं कि वो सुतीली माँ जैसी लगे। और उसके अंदर जो एक पीरियड है 1970s का, जिसमें इस्लामाइजेशन होती है और वो सारी चीजें होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वहां पे पाकिस्तान को बकायदा उसके कान में अजान दी गई और उसे याद करवाया गया कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री, इट्स इस्लामिक जमहूरिया है पाकिस्तान। सो हम जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं, द वे स्टैंड बाय जिन्नाज विजन, जो टू नेशन थ्योरी थी या पाकिस्तान को अ, मार्ज वजूद में आना और सारी माइनॉरिटीज को पाकिस्तान के अंदर सिक्योर रहने के लिए एक एक जजमेंट देना और बाकायदा तौर पर उनको एतमाद में लेना, तो मेरे ख्याल में आज अगर हम उस वाक़े को याद करके नाखुश हों तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज की जो माइनॉरिटीज हैं वो नो डाउट बहुत सारी रीजन से नाखुश हैं, लेकिन हमारे जो लीडरान थे उन्होंने हिस्टोरिकली जब अब कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब का साथ दिया तो उन्होंने कुछ अच्छा सोच के साथ दिया, कुछ पॉजिटिव सोच के साथ दिया। और कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब तक थे, उन्होंने उनकी जो पहली काबीना थी उसके असल अंदर उन्होंने सबको फैसल शामिल किया। फैसल जी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उस वक्त जो हमारे लीडर थे उनको हम्म। कोई ना कोई ऐसी शर्त मनवानी चाहिए थी कि पाकिस्तान मनाटीज के लिए मनाटी के साथ उनका क्या रवैया होगा। क्या वैसे तो मीनार पाकिस्तान या करारदार पाकिस्तान जब उसका इजलास हो रहा था जो मीनार पाकिस्तान में, तो उस वक्त तीसरी चौथी पांचवी में अक़लियतों का खसूसी जिक्र किया गया। लेकिन आगे चलते हैं। जिया साहबा, आपका बड़ा अहम रोल है क्योंकि मेरा भी तल्लक सिंध से भी है और बिजनेस एक मेडिकल और एक बड़ी अहम जगह जो है वो हिंदू कम्युनिटी से वहां पे लोग हैं। लेकिन ये जो हिंदू लड़कियों के साथ अगवाकारी फिर जबरी तब्दीली मजहब बड़ी मैंने खुद देखी है। उसके बाद क्योंकि मैं कोयटा में भी था, वहाँ कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी काफी सारी वो कोयटा छोड़ गई। उससे आगे डेरा बुगटी खान में थे, वहाँ शिकारपुर में और जगह पे आहिस्ता आहिस्ता वहां से खाली होने शुरू होगी। ये सारा कुछ इतना चल रहा है। आप में हौसला भी बड़ा खूबसूरत आपने अभी बात भी की, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इसके कितने रोकने में कितना कामयाब हो और क्या से रुक सकती है जिस तरह अगवाकारी जबरी तब्दीली मजहब है, खसूसन लड़कियों की, माइनर्स और दूसरी। जी। मैं जबकि मज़हबी तब्दीली पे जाने से पहले एक बात करना चाहूँगी, जो अभी भी हम पाकिस्तान की शुरू होने, इंडिपेंडेंस और उसके बनने के ऊपर बात कर रहे थे, वो जो ख़मीर के ऊपर हमने डिस्कशन नहीं की इस मुल्क के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये है कि जब हम पाकिस्तान बनने में सारी ज़िंदगी बच्चों को ये बताते रहते हैं कि हमने पाकिस्तान लिया ही इसलिए ताकि मुसलमान सिर्फ़ इसमें अकेली ज़िंदगी गुज़ार सकें और बाकी जो तमाम मज़ाहिब हैं, उनसे हम लोग रिलीजियसली मैच नहीं करते, हमारी एक्टिविटीज़ बहुत मुख़्तलिफ़ हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत मुख़्तलिफ़ है। तो बच्चा इस ज़हनियत से बड़ा हो रहा होता है कि हाँ, हम तो मुख़्तलिफ़ लोगों के साथ डाइवर्सिटी के साथ नहीं पल सकते। फिर जैसे ही वो शायद थोड़ा-सा आगे लाइफ़ में आता है तो हम उसको अचानक बताते हैं कि नहीं, हम तो एक डाइवर्स मुल्क हैं, हम तो एक कल्चरली डाइवर्स मुल्क है, रिलिजियसली डाइवर्स मुल्क है। ये बहुत 2 कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स हैं कि सारी ज़िंदगी आपने मुझे ये फ़ीड कराया कि भई हम तो इकट्ठे 2 लोग जो मुख़्तलिफ़ हैं, जिनके मुख़्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, वो इकट्ठे रह नहीं सकते। अब आके आप मुझे कहते हैं कि नहीं, हमने माइनॉरिटीज़ भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमने उनके साथ रहना है, तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं तो किसी और नैरेटिव से आ रहा था। अब आप कैसे कह सकते हैं? और अगर हमने साथ ही रहना था तो फिर हम शायद पहले ही साथ रह लेते। तो हम फिर अलग क्यों हुए?
और ये नैरेटिव तो हम लेके आ रहे हैं। तो अब आप जिसको पहले ही आपने दूर किया, अब आप उसको कह रहे हैं कि नहीं इनको साथ लेके चलो, तो वो कहेगा आप तो मुझे बचपन से ये बता आ रहे थे कि हमने इनके साथ नहीं रहना। सो आई थिंक वी नीड टू लुक डीपर इंटू इट। उसके साथ-साथ अभी भी जो हम पाकिस्तान की पार्टीशन या सबकॉन्टिनेंट की पार्टीशन पढ़ाते हैं, हम उसको यूँ गुज़ार देते हैं। वो पार्टीशन बड़ी पेनफुल रही है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे अपने स्कूल्स में पढ़ाएँ कि पता चले कि उस टाइम पे जो भी लोग इन्वॉल्व थे ग्लोबल वो एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक वॉर थी और उसमें किस तरीके से माइग्रेशन हुई, किस तरीके से बगैर इसके कि किस शख्स का ताल्लुक किस मज़हब, कबीले, ज़ात, नस्ल से है, लोगों की जानें गईं, कितनी सिख ट्रेन्स पूरी की पूरी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, वो उनके ऊपर अटैक हुए, लोग मारे गए, कत्लो-गारत हुई, कैसी सिख ख़वातीन ने सिर्फ़ रेप से बचने के लिए कुएँ में छलांगे लगा दी, कितने हिंदू ख़ानदान जब एक जगह से दूसरी जगह मूव किए, ख़ानदान में लोग आपस में डिवाइड हो गए, कुछ फैमिलीज़ आगे चली गई, सेम फैमिली मेंबर जो है वो आपस में दूर हो गए, किस तरीके से प्रॉपर्टी के ऊपर लूट-मार की गई, ये डिस्कोर्स कराना बहुत ज़रूरी है। और हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं पार्टीशन को, पढ़ाई तो शायद बाद में उसके अंदर हमें दुःख करना चाहिए, हमें मौन करना चाहिए कि यार ये कितनी बड़ी तबाही हुई है दुनिया में जिसमें दुनिया से लोग गए हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई है और हमें शायद जब हम लोगों को ये पढ़ाएँगे, काश मुझे भी बचपन में ऐसे पढ़ाया जाता तो मुझे ये पार्टीशन का सेंस समझ आती, मैं इसको वैल्यू करती कि आज हम जिस जगह पे हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं और उसकी क्या हमने कॉस्ट पे की है। जहाँ तक बात है जबरी मज़हबी तब्दीली की, सबसे पहले तो इसको एक्नॉलेज करना एट स्टेट लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी तक हम नहीं कर सके। दूसरी चीज़ हमारे पास ऑन ग्राउंड एविडेंसेस हैं इसके, जिसमें ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं और हमें बहुत ज़रूरी है ये देखना कि एक इंसान की ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी को इज़्ज़त के साथ, डिग्निटी के साथ गुज़ार सके। नंबर 1 हम इसको रोकने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुए और मुझे बहुत दुःख से ये बात करनी पड़ रही है कि जब शायद अभी हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, कितनी पाकिस्तान में हमारे पास माइनॉरिटी की बच्चियाँ हैं जिनके पास ना इंटरनेट की एक्सेस है, ना उनके पास तालीम है, 18 साल से कम उनकी शादी कर दी जाती है। मैं पिछले दिनों एक रिसर्च देख रही थी जिसमें 70 बच्चियाँ रेप का शिकार हुई हैं और वो रिसर्च ऐसी है कि वो कहीं आपको सोशल मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम आपको प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर नहीं नज़र आती क्योंकि वो डिस्कोर्स ही जनरेट नहीं हुआ। तो जहाँ हम ये बात कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, वहाँ कितनी ख़वातीन शायद उनके लिए ये ज़िंदगी है ही नहीं, ये मौत से बदतर नहीं है, तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इस डिस्कोर्स को एट लीस्ट क्रिएट करें। दूसरा, सोशल लेवल के ऊपर और गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ हमें इसके लिए ये देखना है, हमें पता है कि वो कौन से लोग हैं, हमें पता है कि वो कौन से इदारे हैं, हमें पता है कि वो कौन से अवामिल हैं जो इसके अंदर मुलव्वस हैं, उसके लिए उनके लिए सख्त सज़ाएँ, नेशनल लेवल के ऊपर मैकेनिज़्म बनाना, पोस्ट कन्वर्जन के बिल को खासकर पास करना ये बहुत ज़रूरी है। स्टेट को चाहिए कि इसको फ़ौरन तौर पर इसके ऊपर अमल किया जाए। जो कंसल्टेशंस हो रही हैं, इवन ये बिल जितनी दफ़ा पेश होता है, रिवोक हो जाता है, तो इसको एक्नॉलेज किया जाए, इसको पास किया जाए। इसके साथ-साथ सोशल लेवल के ऊपर, कम्युनिटी लेवल के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम ये भी देखते हैं कि ये वाक़यात जिन इलाकों में हो रहे हैं, वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं, वो सोशली, इकोनॉमिकली बहुत डिप्राइव्ड हैं। फ्यूडलिज़्म है वहाँ पे मौजूद, तो आपको ये भी समझ आती है कि उसकी वजह से ना उनके पास अवेयरनेस है, ना उनके पास इतनी पावर है, तो वो जो ख़ासकर पावर डायनामिक्स का एक जो मसला है वहाँ पे, तो ना सिर्फ़ कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज़ करने की, कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ये होता रहेगा, लेकिन ये एक बहुत स्लो पेस काम है। और ख़ासकर वो केसेज़ जो हमारे पास हैं, हम पोस्ट कन्वर्जन का जो वाक़या है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। एक केस आता है आपके पास और वो आप देखें कितने केसेज़ होते हैं, बट उनमें से कौन से केसेज़ हैं जिसका कोई हल निकाला जाता है? आपके पास सिर्फ़ उनका हल निकलता है जो आपके पास इंटरनेशनल प्रेशर से आता है। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम ये देखें कि जितने केसेज़ हुए हैं, उन तमाम केसेज़ को सामने रखा जाए, उनको रिज़ॉल्व किया जाए और उसके साथ-साथ पोस्ट कन्वर्जेंस लाइफ़ के ऊपर भी। अगर हम ऑब्वियसली इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन जो पूरा मैकेनिज़्म है, बच्ची के अगवा होने से लेके उसको कोर्ट में पेश करने तक और उसके बाद उसकी पोस्ट कन्वर्जन लाइफ़ के ऊपर भी जो डिस्कोर्स है, ये पूरा मैकेनिज़्म, ये स्ट्रक्चर बहुत खराब है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नेशनल डिस्कोर्स से आएगा, पॉलिसी मेकिंग की तरफ से आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। उसके साथ-साथ कम्युनिटी के ऊपर अवेयरनेस, मोबिलाइज़ेशन की काम करने की ज़रूरत है। तो हम ये नहीं कर सकते कि एक काम अभी करें, एक कल करेंगे, हमें ये सारा काम इकट्ठे और बहुत जल्द करने की। जी, जी। एक बात कहता जाऊँ कि जिस तरह तारीख पाकिस्तान की तारीख को हदफ कर दिया गया सिलेबस में से, मिसाल के तौर पर पहले वज़ीर कानून जो पाकिस्तान के हिंदू थे, जोगिंदर नाथ मंडल, उनका जब नाम नहीं आ रहा, फिर जाके दूसरे लोगों का जो क्रिश्चियन के लीडर थे, उनका नाम नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है कि फिर बच्चों को या दूसरे के आपके हम मज़हब जो बैनुल मज़ाहिब है उनमें कैसे पता चलेगा कि क्या किया है। फिर एक बड़ा आसान ये किया गवर्नमेंट ने कि एक 5वीं क्लास में एक बताया कि जोसेफ और ऐसे करैक्टर्स को दिखाने का, तो
वो बोलता है, वो एक बच्चा कहता है कि वो काला बच्चा कौन है, तो वो कहता है वो जोसेफ है, वो जोसेफ है। तो आप हिसाब लगाओ कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुई कि काला रंग जिसका होएगा वो जोसेफ होगा। काफी शोर शराबा हुआ, लेकिन अभी तक तो इसमें कोई चेंज इतनी नहीं आई। 3 साल पहले सिलेबस में ये किया गया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मनजोत सिंह साहब, आप ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट का आपके साथ काफी बेहतर ताल्लुकात भी हैं, जिस तरीके से तामीर हुई इसकी, करतारपुर की यूनिवर्सिटी का भी इस तरह आगे चला, फिर रमेश सिंह अरोड़ा जो है वो वजीर ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के वजीर भी हैं, कैसे इकदाम किए गए हैं। और ये भी ऐसे हुआ कि जब असेंबली का गेट तोड़ दिया गया, वो कत्ल, मेरा ख्याल है गालबन कत्ल हुआ था पेशावर में, तो कौमी असेंबली का गेट तोड़ दिया गया। तो एहतजाज में तो कुछ अंदर से लोगों ने ये कहा कि वो कभी कभी मौला जट गंदासा भी पकड़ लेता है। मतलब ये है कि कोई उनका रद्द अमल इतना नहीं आया। लगता ऐसे ही है कि जैसे सिख कम्युनिटी से हुकूमत की फेवर कुछ ज्यादा है। कुछ आपको लगता है? हमें तो महसूस होता है कई दफा। क्यों जी मनजीत सिंह साहब? सर बिल्कुल मंजो सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह भी जरूर बताइएगा, ये वजह क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में टूरिज्म को काफ़ी सपोर्ट दिया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो मनी गैप आप कह सकते हैं जो पाकिस्तान में काफ़ी जनरेट हो चुका था, वो टूरिज्म कहीं ना कहीं इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में एक तो आज से 300 साल 400 साल पुराने हेरिटेज हैं, हिंदूज के बहुत पुराने 2000 साल पुराने हेरिटेज हैं, क्रिश्चियंस के हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है कि इसको अगर बिजनेस वाइज लेके गए हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज है। हमें इस चीज का फख्र भी है कि ये इन हेरिटेज को अभी तक बरकरार रखे हैं और इनके सेवा संभाल भी कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाते। जैसे कि मैडम साहब ने कई बार कहा कि हिंदूज लड़कियों के साथ क्या हो रहा है सिंध में, और इवन के सिख कम्युनिटी में जब ननकाना साहब में एक लड़की के साथ क्या हुआ था तो वो बहुत लंबा चौड़ा उसका प्रॉब्लम चली। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने हमारी फेवर लेने की कोशिश भी की, कई बार कोशिश की, बट कहीं ना कहीं हम भी नाकाम रहे। और कहीं ना कहीं मेजोरिटीज हैं वो कहीं ना कहीं माइंड सेट उनका यही था कि वो टारगेट कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो मैं अगर इस चीज पर बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा हम फेस कर चुके हैं। कुछ मीडिया पर जाहिर हो गई, कुछ मीडिया पर जाहिर ना हो पाई। और एक चीज ये है कि हमें शूट आउट भी किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में मोस्टली। तो हम इस चीज को भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत सपोर्टिव भी है, हमें हक दिलाने के लिए खड़ी भी है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो फसादात फैलाते हैं, आपको पता है कि सारे लोग एक जैसे नहीं हो पाते, ना हो सकते हैं। तो जो फसाद फैलाता है वो हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचता रहता है, कहीं ना कहीं उनकी नीयत हमारे लिए खराब रहती है। बट पाकिस्तान में अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट अभी चल रही है, इस गवर्नमेंट में हमारे प्रोफेसर कल्याण सिंह कल्याण जो ह्यूमन राइट्स की तरफ से हमारे साथ खड़े हैं हमारी कम्युनिटी को लेकर, जैसे रमेश सिंह अरोड़ा हमारी कम्युनिटी के लिए खड़े हैं, बल्कि वो तो सब कम्युनिटी के लिए खड़े हैं क्योंकि वो अभी एक मुश्तरका माइनॉरिटीज के लिए मिनिस्टर हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है और वो हमारे हक के लिए, बल्कि हिंदूज और क्रिश्चियंस के हक के लिए भी वो बिल्कुल खड़े हैं। तो कई बार उनके लिए असेंबलीज में और दूसरे जो उनके ऑर्डिनेंस लॉज होते हैं उनको पास कराने की मुकम्मल कोशिश करते हैं वो। तो हम तो इस चीज को बहुत पॉजिटिव लेते हैं और इस चीज पर हम ध्यान करते हैं कि हमारी वजह से किसकी दिल आजारी ना हो। बट एट द एंड कुछ लोगों का हमारे तरफ जो रुझान होता है वो कई बार नेगेटिव होता है, क्योंकि मैं भी कई बार क्रिटिसिज्म फेस कर चुका हूँ पाकिस्तान में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेजेस में, मार्केट्स में। कहीं ना कहीं हमें वो चीज दिखती है। पर आज से अगर हम बात करें 20 साल पहले तो वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को पता चल चुका है करतारपुर साहब कॉरिडोर खुलने की वजह से कई लोगों को पता चल चुका है कि सिखिज्म भी एग्जिस्ट कर रही है। और कुछ लोग तो इस चीज के बारे में पढ़ना शुरू हो चुके हैं कि सिखिज्म रिलेटेड किस चीज के है। तो बहुत सी चेंजेस अब होनी शुरू हो गई है और ये
अगर मैं प्रॉपर इसका राइट्स किसी को देना चाहूंगा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये कुछ चीजें हो पाई हैं। वरना अगर मैं इस चीज को समझूं कि 24 करोड़ में 22-25 हजार को एक बोर्ड किस्म के राइट्स मिलने शुरू हो जाए, तो ये बहुत रेयर है दूसरे मुल्कों में। बाकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें शूट आउट करने की कोशिश भी की गई है, बट आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है। जिया साहबा, अगर आप इजाफा करना चाहें तो प्लीज। सर, मैं जी इंसानी हकों की कारकुन हूँ और मेरे जी लिए अगर आप ये कहें कि क्योंकि एक कम्युनिटी के 100 लोग मारे गए और एक शख्स मारा गया तो 100 की वेटेज ज्यादा होगी एक की नहीं, हम्म तो मेरे लिए ये चीज काबिल कबूल नहीं है। हम्म, मेरे लिए उस एक शख्स की जिंदगी भी उतनी ही वैल्यूएबल थी जितनी 100 की थी। तो कोई भी कम्युनिटी ज्यादा परसिक्यूटेड हो कम हो, मैं इसको इस नजरिए से देखती हूँ कि कोई एक सिंगल भी ह्यूमन राइट वायलेशन मुल्क में हो रही है तो वो नहीं हो रही, ये पूरी दुनिया में कहीं भी हो रही है। पहली चीज़ तो ये है। हाँ, एक इंक्लिनेशन कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ है, शायद उसकी वजूहात कुछ मंजूर ने भी बताई कि एक आपको वो ट्रैवल और किस तरीके से इकोनॉमी को बेहतर बना रहा है। अगर वो पर्सपेक्टिव है तो मेबी ये तमाम जितने आपके पास हिंदू बच्चों की एक पूरा कंसंट्रेशन है, अगर हम इनको मेन स्ट्रीम कर लें, ये क्रिश्चियन बच्चे आपके पास जिनको तो जो नौकरियों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। उस लिहाज से अगर हम फिर मंदिरों की बात करें तो कितने मंदिर और गुरुद्वारे और हैं। अगर हम उनकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम करें, बहुत से मंदिर हमारे पास पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, हम अगर उनकी रिहैबिलिटेशन पे काम करें तो हमें वो भी इकॉनमी में और टूरिज़्म को फ़रोग़ देने में काम आएगा, अल्टीमेटली हम उससे भी पैसा कमाएँगे। तो सिर्फ़ आई वुड से कि इकॉनमी नहीं है, कुछ और वजूहात हो सकती हैं। बट अगर हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी को सपोर्ट किया जा रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर एटलीस्ट कम्युनिटी सपोर्ट हो रही है तो लोग मेन स्ट्रीम हो। बट मेरा यहाँ पे फिर एक एतराज़ ये है कि आई डू नॉट स्टिल सी सिक माय वुमेन इन एजुकेशन, इन एम्प्लॉयमेंट। कहाँ हैं बच्चियाँ? आप हसन अब्दाल में चले जाएँ, स्कूल में 8वीं के बाद बच्चियों को वो पढ़ाते ही नहीं है। इसीलिए नहीं पढ़ाते बिकॉज़ दे हैव दिस फ़ियर ऑफ पोस्ट मैरिज। मैंने खुद एक रिसर्च की है, वो गूगल के ऊपर आपको अवेलेबल भी मिलेगी कि बच्चियों को 8वीं के बाद, और उन्होंने वो खुद बताती हैं ये कि जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं हसन हसन अब्दाल के बाहर, तो हमें लोग खड़े होते हैं बाहर बाइक पे, पर्चियाँ भी फेंकते हैं नंबरों की और हमें तंग भी करते हैं। तो इतनी हैरेसमेंट आपके पास हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो जब ये हालात होंगे तो आपके वालिदैन आप बच्चियों को क्यों निकालेंगे घर से? वो नहीं निकालते और वो बच्चियों को अपने घर से गुरुद्वारे तक जो 4 कदम का डिस्टेंस है, वो वहाँ पे भी उनको अकेले नहीं जाने देते। घर का कुछ बड़ा शख्स उनके साथ जाएगा, कितनी मोबिलिटी होती है और 7वीं 8वीं के बाद उनको तालीम हासिल नहीं करने देते। तो मुझे ये लगता है कि अगर सपोर्ट है भी ना, तो वो बस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स या लोगों तक है, वो आम कम्युनिटीज़ तक नहीं जा रही। उस सपोर्ट का बेनिफिट तब होगा जब हमारे पास ये लीडर्स आने की वजह से आम बंदा जो गाँव देहात में रह रहा है, उसकी कोई ज़िंदगी बदल जाए। अगर उसकी ज़िंदगी नहीं बदली, तो फिर उन लीडर्स से हम की जो कंट्रीब्यूशन है, या उसकी तरफ सपोर्ट है, मैं तो उसपे एक सवालिया निशान ही छोड़ूँ। ओवर टू जी यू सर। जी जिया साहबा, चूंकि सिख कम्युनिटी ने बहुत सरवाइव किया है, हम नहीं कह सकते कि उन्होंने सरवाइव नहीं किया। पेशावर में उनके बिल्कुल। पेशावर में दो सर बड़े जितनी किलिंग अहम। हुई हैं और जितने मसाइल हुए हैं, आई थिंक हाँ अगर जी, उसके हाँ जी, उनके साथ वो भी बहुत काफी। बुरा है और वो अभी हाँ भी चल रहे हैं 2024। जी 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 जी, ऐसा ही। अब फैसल, ये जड़ावाला का किस्सा, सरगोदा का किस्सा, ये सारे एक बड़े ताज़ा तरीन है। एक तरफ हमने अपने चर्चेज में 14 अगस्त को दुआएं की मुल्क की सलामती के लिए, और 16 अगस्त को जाके जड़ावाला का वाकया हो जाता है, फिर आके सरगोदा में हो जाता है। फिर अफसोस की बात कि जिसने जड़ावाला के स्पीकर में जो इब्तदा की ऐलान किया, वो भी छूट जाता है। दूसरे जो है वो लोग भी छूट जाते हैं। इसी तरह सरगोदा में भी होता है। कहाँ से आग ये निकली, तो फिर हम तो क्या कहेंगे? फिर हम पाकिस्तान के लिए तो का पाकिस्तान, तो फिर लोग, जब मैं लिखूंगा तो लोग तो कहेंगे ना कि हम आप मनफी मतलब आप झूठ बोल रहे हो। जी जी बिल्कुल, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो रिसेंटली इंसिडेंट्स जो आपने बताए हैं वो हुए हैं, और जिस तरह से कानून को हरकत में आना चाहिए था वो नहीं हुआ। और ये इसके लिए मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा अफसोस की बात है कि सानिया तो हो गया, उसके पीछे जो भी मुहरकात थे, जो भी एलिमेंट्स थे, वो खैर गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनके पीछे कौन लोग थे, क्या माइंडसेट था, कौन उनको फीड कर रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था, कहाँ से पैसे आ रहे थे, कहाँ का नैरेटिव था, कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, उसके पीछे अगर जड़ावाला का वाकया हुआ तो किसको फायदा हुआ, किस कम्युनिटी का नुकसान हुआ, और ओवरऑल पाकिस्तान को किस तरह से ब्लैकलिस्ट की तरफ धकेला गया। सो अगर इस तरह के जो जो कि आपके पाकिस्तान के बाहर के एजेंडाज
जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और जो उनके सहूलतकार हैं, अगर उनको भी आप लगाम नहीं डालेंगे और वो जब चाहे आपका मुल्क ब्लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आम शहरियों को किसी भी तरह से वो मॉब के जरिए से मार सकते हैं, जो कि सरगोदा में एक सीरियन वाकया हुआ और मीडिया पे उन्होंने देखा और किस तरह से पुलिस हमें बड़ी कमजोर नजर आई, और जिन्होंने खुद भी शायद कुछ पत्थर खाए होंगे, कुछ मार खाई होगी। लेकिन ये जो सारे वाकयात हैं उसके अंदर अगर हम अपनी आर्मी की बात करेंगे, छठे सातवें नंबर पे हमारी स्ट्रांग आर्मी है, हमारी पुलिस फोर्सेस हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मॉब वायलेंस इतनी हद तक बढ़ जाता है और इतना बड़ा जो सान्य है जिसमें हम जड़ावाला की बात कर रहे हैं वो हो जाता है, और उसके बावजूद भी वो जो मरकजी मुजरिम हैं उनको सजा नहीं मिलती, वो रिहा कर दिए जाते हैं, तो इससे पूरी बल्कि माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरी दुनिया क्वेश्चन रेज करती है कि ये क्या हुआ, ये किस तरह से हुआ। जब जब श्रीलंका के जो शहरी है उसके साथ ये वाकया हुआ तो भी हमने इस पे बड़ी आवाज उठाई। तो देखिए, जो शाऊर रखने वाले लोग हैं, जो समझ रखने वाले लोग हैं, वो तो इस पे आवाज उठाते हैं और एक दिन, दो दिन, चार दिन आवाज उठाते हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज बिल्कुल मीडिया से हट जाती है। लेकिन असल जो सवाल है हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से है, अदालतों से है, हमारी जो फोर्सेस हैं उनसे है कि बराए मेहरबानी ऐसे ऐसे तमाम माइंडसेट्स, ऐसे तमाम लोग जो इन तमाम सानयात के पीछे हैं और जो अपना एजेंडा यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रिसेंटली आप देखें कि इंडिया के साथ जो हमारे क्लैशेस रहे, जो अभी अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो चीजें चल रही हैं, सो वी रियली नीड टू सी कि जहाँ पे हम अपनी ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं या अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जो पॉलिसीज चल रही हैं उसकी हम बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं, बाउंड्रीज की बात करते हैं, तो इनके साथ साथ जो हमारे मुल्क के अंदर जो प्रेसिंग कम्युनिटीज हैं उनको किस तरह से हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। हमें बड़ी खुशी हुई कि जब ये सरगोदा का वाकया हो गया और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने भी आवाज उठाई, आता तारड़ साहब ने भी उस पर बात की कि जो प्रोटेक्शन बिल है उसके ऊपर बात की गई, हमारे कुछ माइनॉरिटी के भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी उस पर बात की। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल खामोशी आ गई और फर्दर उस पर क्या लेजिस्लेशन हो रही है, फर्दर उस पर क्या प्रोटेक्शन बिल सामने आ रहे हैं, ताकि, और मैं समझता हूँ प्रोटेक्शन बिल आए या ना आए, जो कम से कम जो मुजरिम हैं जो ऐसे सानियात करते हैं उनको तो हैंग करें, जी। ताकि आने वाले जो फ्यूचर है उसके अंदर ऐसे सानियात ना हो। सो एक क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो हमारे जुडिशरी पे है कि जो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की हद तक महदूद रह गई है, जिसमें माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन है, बाकी के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी, हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस बिल्कुल खामोश है इंसानियत को लेकर। जिया साहब, असेंबलियों में बड़ी आवाज उठाई गई, जैसे फैसल नबी का, सरगोदा का भी, जड़ावाला का भी, लेकिन अमली काम बिल्कुल नहीं होता। ये इसकी वजह बताइएगा, क्योंकि आप ह्यूमन राइट एडवोकेट भी हैं, इसका मतलब है कि आप अवेयर भी हैं और काम भी करती हैं। ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा? फिर हम जब कहते हैं 11 अगस्त की तकरीर अब हमारे लिए सिर्फ एक ख्वाब बन के रह गया है, हम अपने उस तरफ भी बढ़ रहे हैं, इख्तिताम की तरफ भी, कि 11 अगस्त की तकरीर जो है सब बट आज़ाद हैं आज इन अपनी। सवालों के जवाब बहुत आसान होते हैं, बहुत सीधे होते हैं और शायद कोई एक जवाब होता है, बट इट्स अ मल्टीफेसेटेड हम्म। इंटरसेक्शनल प्रॉब्लम। एक चीज़ जो अभी हम डिस्कोर्स भी कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर से, उसके सिलसिले में मैं कहना चाहूँगी कि जैसे इस बार रमेश सिंह अरोड़ा साहब के पास ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है। आई आल्सो सी कि चाहे इस मिनिस्ट्री के ऊपर हिंदू कम्युनिटी से कोई हो, बहाई कम्युनिटी से कोई हो, क्रिश्चियनिटी से हो, कैलाश कम्युनिटी से कोई हो, अहमदी कम्युनिटी से हो, लेकिन आपके पास एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव, ऑब्वियसली अब आप 7 लोगों को नहीं देंगे। तो हमें ओनरशिप लेनी चाहिए कि अच्छा माइनॉरिटी कम्युनिटी से एटलीस्ट एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव है और एटलीस्ट वो इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहाँ पे उनके पास मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री होने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी पावर्स हैं जो इनके पास पिछले सालों में पॉलिटिकल स्पेसेस में रहने की नहीं थी। तो आई आल्सो सी हिज दिस पोजीशन एज अ होप कि हमारे पास उम्मीद है कि वो अपनी इस टेन्योर के अंदर बहुत से ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली पाकिस्तान में रहने वाली मुख्तलिफ अक़लियतों के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग की तरफ हों, चाहे वो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हों।
एंड आई थिंक हमें इस चीज़ में प्राइड भी लेनी चाहिए, हमें सपोर्ट भी करना चाहिए हर तरह से एंड हमें अप्रोच भी करना चाहिए खासकर माइनॉरिटी लीडर्स को कि देखें जी इन इलाकों में ये मसाइल हैं और आप इनको हल करें। बजाय ऐसे कि हम ये वेट करें कि वो कोई एक शख्स होगा और वो आके पूरे पाकिस्तान के तमाम मसाइल यूँ चुटकियों में हल कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम्म, हमारे पास सेनेटर गुरदीप हैं हमने अभी भी कुछ कंसल्टेशंस की, हमने उनको भी उसमें अपने साथ इन्वॉल्व किया ताकि वो भी अवेयर हों कि वो पॉलिटिकल लीडर्स उनको भी पता हो कि ऑन ग्राउंड ये मसाइल हैं और ये काम सिर्फ़ उनका अकेले का नहीं है, ये हमें सबको मिलके करना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी को, एकेडेमिया को, मीडिया को, ये तमाम लोगों को ये इकट्ठे आएँगे। आप हम में से भी किसी एक को मिनिस्टर बना दें तो ऐसा नहीं हो सकेगा कि कल हम सब कुछ ठीक कर लेंगे जो यहाँ बैठ के बात करें। सो हमें पॉलिटिकल स्पेसेस को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि कितना हम्म, बर्डन और कितना काम करने की ज़रूरत है और फिर पाकिस्तान में हमारे पास एवेन्यूज़ कौन-कौन से हैं। एक बहुत बड़ा मसला मुझे वाक़ई में ये लगता है माइनॉरिटी पॉलिटिकल लीडर्स का नॉट टॉकिंग अबाउट दीज़ 2 पीपल जिनके मैंने नाम लिए हैं, लेकिन जेनेरिक कि हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो लीडरशिप आती है वो इतनी शायद कैपेबल नहीं होती क्योंकि वो शायद उस प्रॉपर इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं आएगी। तो जब वो प्रॉपर इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं आएगी, लोगों के वो नुमाइंदे नहीं होंगे जो लोग चाहते हैं, तो वो फिर बहुत बड़ा मसला होगा। क्योंकि उनकी वो नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग, वो अवेयरनेस नहीं है चीज़ों के ऊपर और फिर वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो आपके वसाइल के का सिर्फ़ एक वेस्ट ही है। तो वो एक वजह रही है मुझे लगता है कि और दूसरा ये भी है कि जब हम माइनॉरिटी आते भी हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स पॉलिटिकल स्पेसेस में तो उनके पास पावर्स बहुत कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को बना दिया। अब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की हमने महीने में एक कहाँ मीटिंग भी कर लें। उस एक मीटिंग से पूरे साल में या महीने में वो करेंगे तो वो कितना ही कंट्रीब्यूट कर लेंगे, खासकर तब जब उनके पास कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं है। पैसे ही नहीं है उन मसाइल के हल के लिए, केसेस को रिज़ॉल्व कराने के लिए। अगर उन्होंने कोई डिसीज़न लेना है तो वो ऑटोनॉमी के साथ डिसीज़न नहीं ले सकते। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हम माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं, जब तक वो पेरिस प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं बनेंगे, जहाँ पे वो 100% खुद मुख्तार नहीं होंगे अपने फैसले करने के लिए, बगैर किसी भी प्रेशर ग्रुप्स के, बगैर किसी और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, जब तक आप उनको फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं देंगे कि आप लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करें माइनॉरिटीज़ को, आप केसेस को रिज़ॉल्व कराएँ, चाहे वो ग्रेवयार्ड्स के मसाइल हैं, चाहे वो एजुकेशन के मसाइल हैं, चाहे वो ब्लास्फेमी केसेस हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन के हैं, आपने उनको तो ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है, जो हमने इदारों को नहीं दी। हमने बस इदारे बनाए, हमने दुनिया को दिखा दिया कि चलें जी माइनॉरिटी का एक कमीशन बन गया, वो कमीशन काम नहीं कर रहा। और हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादातर स्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है कि फाइनेंस नहीं दिया जाता है इदारों को, तो जब पैसा ही नहीं होगा, उन्होंने क्या ही हरकत करनी है। ये कुछ वजूहात मुझे नज़र आती है और उसके साथ-साथ ये भी है कि हमें ना इस एक डिलेमा से निकलना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ना सब कुछ ठीक है माइनॉरिटीज़ के लिए। हम्म, क्योंकि जब तक आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि हाँ, मेरा घर का दरवाज़ा जो है वो खराब हो गया है, मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत है, तब तक आप नया नहीं लेके आएँगे। क्योंकि आप ये कहते हैं कि अच्छा ठीक तो है। तो एक्नॉलेजमेंट जो है ना मसाइल की वो बहुत ज़रूरी है। आप लॉ तब बनाएँगे जब आप कहेंगे कि हाँ, माइनॉरिटीज़ को ये मसाइल है और माइनॉरिटीज़ के मसाइल तभी होंगे जब माइनॉरिटीज़ को कह रही हैं। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ कहती हैं हमें बहुत मसाइल हैं, लेकिन मेजॉरिटी से या कोई और लोग आपको कहते हैं नहीं, नहीं कोई मसाइल नहीं है आपको। सो आप देख रहे हैं ये मेरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि मैं बता रही हूँ ना मुझे ये मसला है, मेरा रिज़ॉल्व होना चाहिए। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना, एक्नॉलेजमेंट बाय द कम्युनिटी ये बहुत ज़रूरी है और उसके मैं साथ-साथ ये कंपैरिज़न सर मेजॉरिटी के साथ बहुत आ जाता है। मैं जब भी एक हम कंसल्टेशंस करते बात हैं, मैं आपकी बस बात को ही क्लोज़ करती बढ़ाऊंगा हूँ देन यू साथ। कैन टेक इट कि जब भी हम कंसल्टेशंस करते हैं माइनॉरिटी राइट के ऊपर तो हमेशा एक नैरेटिव आता है कि देखिए मेजॉरिटी के भी तो ये मसाइल हैं। तो हमें ना वो जो कंपैरिज़न है ना माइनॉरिटी मेजॉरिटी का, कि माइनॉरिटी के अगर मसाइल हैं तो देखिए मेजॉरिटी भी तो पाकिस्तान में पिस ही रही है। तो आप बस अपने इश्यूज़ कर लें, माइनॉरिटी के मसाइल क्वाड्रपल्ड हैं और थोड़े मुख्तलिफ नोयत के और इनको हल करने का जो तरीकाकार है वो भी मुख्तलिफ होगा। तो ये ज़रा कंपैरिज़न से भी निकलना चाहिए। बाकी हम तो इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, हमारे लिए तो लोगों की ये जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो मैटर ही नहीं करती। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे, फैसल को, मंजूर को कि आपका मज़हब क्या है, आप किस ज़ात से आए हैं। हमें ये फ़र्क पड़ता है कि आप एक इंसान हैं, भरपूर तरीके से अपनी सुकून से ज़िंदगी गुज़ारें मरने से पहले। ओवर टू यू सर। बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कश्मकश चल रही है सियासी जमातों में, लगता नहीं कि कुछ फायदा हो। खसूसन मिनार्टी पिस रही है, आगे पिसी हुई है, फिर पिसेगी। फिर आप देख लो कि पिछली से पिछली हुकूमत में 3 दफा मिनार्टी प्रोटेक्शन बिल जो है वो रिजेक्ट हुआ, बड़ी बुरी तरह रिजेक्ट हुआ। एक दफा तो जाने ही नहीं आगे दिया, हिंदू लीडर्स ने काफी वावेला किया। ये भी इसी तरह का है। फिर कौमी कमीशन जो बना दिया गया बराए मिनार्टीज, वो भी कोई उसका फायदा नहीं हुआ, आगे भी फायदा होने नहीं दिया जा रहा। तो आप जिया साहब, आप थोड़ा सा इसके बात कीजिएगा, फिर हम आगे जाते हैं। जी। आई थिंक मैंने काफ़ी इसके ऊपर बात की लेकिन अगर आपको ये कहें ना उम्मीद नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में तो ज़ूम को यहीं बंद कर देना चाहिए और हम फिर घर चले जाते हैं, कोई और काम कर लेते हैं या सीधी-सी बात है। हम ये एफर्ट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम वो लोग हैं जिनको उम्मीद है और अगर वो उम्मीद ना होती तो आप यकीन करें मैंने
हम वॉलंटरीली यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, हम पूरा दिन इसके ऊपर लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपने पैसे लगा के, अपना टाइम लगा के, अपनी एनर्जी लगा के हम ना जी करते, क्योंकि जी वी हैव अ बिल्कुल। होप। हम वो लोग हैं जो डिसअपॉइंटमेंट चले शायद कभी-कभी हो जाए, बट वी आर होपफुल कि चीज़ें ठीक होंगी, होनी भी चाहिए। और जी। मैं इस राय पे ज़रूर पहुँची हूँ कि मुआशरे इसी तरीके से इवॉल्व होते हैं। आप दुनिया में देख रहे हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी राइट्स आपके पास हैं। हम्म। आप देखिए पूरी दुनिया में माइनॉरिटी जिन-जिन ममालिक में रह रही हैं, उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा। तो मुझे मैं ये नहीं कह रही कि हम कोई कंपैरिज़न करें, बट मेरी मेरी ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वुड रन, और हमें ये डेवलप कर लेना चाहिए कि अगर सिर्फ़ दुनिया इतनी अच्छी होती, ह्यूमन राइट्स के इतने इंस्टीट्यूशंस, ईयू का इंस्टीट्यूट, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस आपके पास बन गए, आपके पास यूएन आपके पास बन गया, इतने डॉक्यूमेंट्स, प्रोटोकॉल्स आ गए, अगर उसके बावजूद चीज़ें इतनी सिंपल होती, तो शायद ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जिस वक़्त जिनोसाइड चल रहा है, साउथ एशिया से लेके यूरोप तक, अफ्रीका तक, वो ना चल रहा होता। तो हम मैंने एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया है कि ये दुनिया ऐसे ही चलेगी और हमें इसको नेविगेट करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट तब तक जब तक हम कर सकते हैं, ताकि आने वाली नस्लों को अंडरस्टैंडिंग और सेंसिटाइज़ेशन हो जाए। जी दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल स्पेसेस में हमें अब बचपन से ना पॉलिटिक्स से बड़ा दूर रखा गया है, बच्चों को, बड़ों को, और अब मुझे ये लगता है कि यंग लोगों को पॉलिटिक्स में आने की बहुत ज़रूरत है, खासकर माइनॉरिटीज़ को। ये जो फेमिनिस्ट नैरेटिव है ना कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। आप और यहाँ हम बैठे हैं, हम कल कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं, तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं, ये प्योरली डिपेंड करता है हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर, और हमें हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रखा गया। तो वो जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग के साथ-साथ पॉलिटिकल स्पेसेस के अंदर इंक्लूजन, मैं ये रिकमेंड भी करूँगी, एनकरेज भी करूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ माइनॉरिटी बल्कि मेजॉरिटी के भी जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, लोग हैं अंडरस्टैंडिंग रखने वाले यंग लोगों को, उनको पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स के अंदर उनकी शमूलियत होगी, स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करना पड़ेगा, तभी हम इस मुल्क का कोई फ्यूचर देख सकते हैं, वरना शायद फिर डिसअपॉइंटमेंट ही रहेगी। ओवर टू जी यू। जी जी। मैं ये सोचता हूँ कि हम कहते हैं हमारे मुल्क में जमहूरियत है। जमहूरियत कैसे आएगी आपके मुल्क में जब अक़लियतें भी सरवाइव कर रही हैं, फिर आपकी मजहबी जमातें इस तरह सियासत में या ह्यूमन राइट्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं कि कुछ करने ही नहीं देती। इतनी हठ धर्मी है। अभी अगर माइनॉरिटीज कोई मार्च करती है अपने राइट के लिए, तो उनको भी धमकी दी जाती है। अभी जाके इस्लामाबाद में, शक्कर में, फिर कराची में उनको धमकी दी गई है कि आप मार्च नहीं कर सकते, ये मजहबी इंतहा पसंद जमातों से। फैसल, हकीकी जो आज़ादी है वो कैसे मना सकते हैं जब हम कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज राइटलेस हैं, हमारे पास वो हकूक नहीं है। हकीकी आज़ादी, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ पीस एंड हार्मनी का, और उस हवाले से माइनॉरिटी राइट्स और ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की बात करते हैं। तो 2018 में मुझे मौका मिला पेरिस पीस फोरम जाने का। तो वहाँ पे एक ब्रेन डेट्स होती हैं, जैसे यूजुअली आप सबने अपनी यंग एज में एक सुना होगा कि एक मेल फीमेल डेट्स पे जाते हैं, और ये एक मिलने का तरीकेकार है। लेकिन वहां पे पेरिस पीस फोरम में आई लर्नड इट कि ब्रेन डेट्स हैं। ब्रेन डेट्स मींस कि जहाँ पे आप जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको बुलाते हैं एक टेबल पे, और आप चंद एक चीजों पर बात करते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो वहां पे मैंने एक ब्रेन डेट कॉल की, और उसमें मुझे 8 से 10 लोगों ने ज्वाइन किया, और मेरा टॉपिक था हाउ टू क्रिएट अ पीसफुल एनवायरनमेंट। तो उन्होंने कहा कि हमने ये पहले कभी नहीं सुना कि पीसफुल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, हाउ वी कैन क्रिएट दैट पीसफुल एनवायरनमेंट। तो उसमें जो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन की वो ये की कि पीसफुल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हर कोई अपने हकूक हासिल करते हुए बड़े आराम से, बड़े अच्छे से रह सकता है, और कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं देता, कोई किसी के राइट्स की वायलेशन नहीं करता। दैट इज द पीसफुल एनवायरनमेंट, कि जहाँ सब आराम से हंसी खुशी रह सकते। पाकिस्तान को बनाने का जो मकसद, जो कुछ देर पहले जिया ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, कि जो टू नेशन थ्योरी थी बेसिकली वो पाकिस्तान का बनना, वो उसकी ऑपोजिशन में जा रही थी चीज, वो उसको कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। लेकिन फिर भी उस वक्त की जो कबीना थी, उस वक्त के जो लोग, जो लीडर्स थे, उनके अच्छे सलूक से, उनकी अच्छी बातों से शायद कुछ कम्युनिटीज जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन जब हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसमें हमें चीजें बहुत सारी ऐसी नजर आती हैं जहाँ पे एक सेकुलर पाकिस्तान एक मजहबी रियासत बन जाता है। अब हम 1973 से अगर हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना कुछ हो चुका है पिछले 77 ईयर्स में,
कि वो झुटलाया नहीं जा सकता। हाँ, शुरू में हमने हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी कुछ अपनी मर्जी से चीजें डाली, लेकिन वक्तन फवक्तन वो सामने आती नहीं। बट जो 2024 का नौजवान है, इस वक्त वो ग्लोबल विलेज में रहता है और पूरी दुनिया के साथ वो कनेक्टेड है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज जो हैं वो बाकी कंट्रीज के अंदर भी सफर करती हैं। और जब हम रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करते हैं और सब कॉन्टिनेंट के खित्ते में उसकी बात करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में बात करते हैं, तो ये हम कैसे भूल सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको हमेशा इस चीज के लिए सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं कि यहाँ पे इंतहा पसंदी है। जब हम ऐसे कंट्री में रहते हैं और ऐसी चीजें होती हैं, तो मेरे ख्याल में माइनॉरिटीज को मेंटली तौर पे अपने आप को तैयार रखना चाहिए और ऐसे अनासर से दूर रहना चाहिए, ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। और अपनी जो लीगल फाइट है, जो ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे है, माइनॉरिटी राइट्स की बेसिस पे है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो पाकिस्तान का आइन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देता है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और उसके ऊपर हम आवाज उठा सकते हैं। हम बात करते हैं 5% जॉब कोटे की, हम बात करते हैं 2% एजुकेशन कोटे की, हम बात करते हैं आज़ादी के साथ आप अपनी रिचुअल्स सेलिब्रेट कर सकते हैं। यू कैन गो टू योर चर्चेस, टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास। तो ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर कहीं पे इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, कहीं पे उसकी वायलेशन हो रही है, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो यस, यू हैव अ राइट टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, कि आप उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। मेरे ख्याल में आज जो 2024 का साल है और 14 अगस्त की सेलिब्रेशन भी करेंगे, तो उससे पहले जो माइनॉरिटी डे है उसमें हमें ये जरूर बात करनी चाहिए कि यस, वी डू हैव माइनॉरिटी राइट्स और कोई हमें उन राइट से दूर नहीं लेके जा सकता। जब हम राइट्स की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, कोटास की बात करते हैं, इन सारी चीजों की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, तो यस, वी डू हैव राइट टू एक्सरसाइज एंड टू प्रैक्टिस ऑल दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमारा पाकिस्तान का आइन हमें देता है। एक वाकया जो बड़ा खूबसूरत है, मनजोत ने कल्याण सिंह साहब का नाम लिया, बड़े 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 भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। एक हम इंटरफेथ हार्मनी की प्रोग्राम में थे और ऐसे प्रोग्राम का ओवरव्यू बताया गया जी, आप अपने जो इक्वल सिटीजनशिप के ऊपर, जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उसके ऊपर बात करें। उन्होंने स्टेज पे आके, डाइस पे आके सबसे पहले एक बात की कि जिस दिन आप अपनी तमाम माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स दे देंगे, उस दिन इस पे बात होगी। लिहाजा मेरी तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। जिस दिन आप सारी माइनॉरिटीज को बराबर के हकूक दे देंगे कि हम सदर भी बन सकते हैं, हम वजीर आजम भी बन सकते हैं, हम चीफ ऑफ आर्मी भी बन सकते हैं, हम गवर्नर भी बन सकते हैं, कमिश्नर भी बन सकते हैं, ये सारे राइट्स जिस दिन आप हमें दे देंगे, उस दिन जो इक्वल राइट्स वाली मीटिंग्स हैं उस पे एक सिख भी बात करेगा, एक मसीही भी बात करेगा, एक हिंदू भी बात करेगा। आज के इस प्रोग्राम से हम माइनॉरिटी राइट की तो बात कर रहे हैं, साथ ही साथ आज के प्रोग्राम से हम ये भी मुतालबा करते हैं अपनी हुकूमत से कि बराए मेहरबानी वो कायदे आजम का पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया, वो जो सेकुलर पाकिस्तान था जिसमें सब बराबर थे, हमें वो वाला पाकिस्तान चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं तीनों से थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि कायदे आजम की स्पीच जो है वो क्या वो लॉलीपॉप था या कायदे आजम की नीयत पे शक किया जा सकता है? जी फैसल, आप बताइएगा। जी जी, एक्चुअली जो कायदे आजम साहब ने जो इस पे बात की, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की स्पीच थी और इस पे हम बात करते हैं और 2009 से हम इसको बाकायदा तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट अ लॉलीपॉप और ये एक बड़ी अहमियत की हामिल है। वो एक अलग बात है कि इतने साल हमें इस स्पीच से दूर रखा गया, या यू कैन से कि अंधेरे में रखा गया, कि हमें इतना तंग किया गया या माइनॉरिटीज को इतना प्रेस किया गया कि उन्हें ढूंढना पड़ा कि कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना साहब तो पहली कबीना बनाते हैं और उसमें सारी अच्छी सीट्स जो हैं या बड़ी सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटीज को देते हैं, तो उसके पीछे की क्या रीजंस थी। तो पता चलता है कि 11 अगस्त की स्पीच जो है वो एक बड़ी वाज़ह, मुतअद्दिल और पाकिस्तान का जो
एक मॉडल प्रिंसिपल था जिसके बेसिस पे वो आगे एक सेक्युलर कंट्री लेके जाना चाह रहे थे कि जिन जिन माइनॉरिटीज को इश्यूज हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये एक बड़ी खूबसूरत बात थी। और उसमें क्या बात की है उन्होंने कि आप सब आजाद हैं, आप अपने मसाजिद में जाएं, मंदिरों में जाएं, गिरजाघरों में जाएं, और अब से हम सब एक होंगे, और मजहबी बुनियादों पर नहीं बल्कि सियासी बुनियादों पर। तो आपने क्या किया, उस 11 अगस्त की स्पीच को 1973 में बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक कॉन्स्टिट्यूशन ले आए कि आपने कहा कि नहीं, 11 अगस्त की स्पीच जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम सब एक नहीं है, इवन इसका सियासी मतलब बुनियादों पर। फैसल, इसका मतलब हमारे साथ हाथ हो गया आगे जाके, यही मतलब हम ऑब्वियसली निकाल रहे ऑब्वियसली हैं। ये जो पाकिस्तान था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, जिसके अंदर माइनॉरिटीज को बाकायदा इक्वल रिस्पेक्ट दी गई थी, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को थोड़ा हजम नहीं हुआ या मुनासिब नहीं लगा, जिसके बाद इस्लामाइजेशन पीरियड के अंदर बाकायदा तौर पे नैरो डाउन किया गया, उनके राइट्स को सल्ब किया गया और उनको कॉर्नर किया गया। अब अगर हमारे साथ हो रहा है तो उसका बीज जो है वो 73 में बो दिया गया, जिसका जो फ्रूट है आज बतौर पाकिस्तानी कम्युनिटी हम काट रहे हैं। और जहां जहां पे हमारी मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटीज में है और वहां पे उनको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, बराए मेहरबानी अगर उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो शायद बेहतरी आ सकती चलो, थैंक यू है। जी। थैंक यू। जी साहब। यूसुफ हसन ने काफी अच्छे तरीके से पूरी आई थिंक पॉलिटिकल हमें हिस्ट्री बता दी है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर कायदे आज़म ने ये ना भी कहा होता तो हमें तब भी ऐसा ही करना चाहिए था। अभी तो शुक्र है कि हमारे पास उनकी तकरीर है तो हम उसका हवाला दे देते हैं। वो ना होती तो तब भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन सोचें फिर क्या हाल होता। अभी तो वी हैव दैट बैकिंग कि मोहम्मद अली जिन्ना फादर ऑफ द नेशन, जिनकी वजह से हम इस खित्ते में इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी के साथ। अम, और मुझे लगता है कि बिल्कुल लॉलीपॉप नहीं, इट्स अबाउट दे बिलीव्ड इन इट। और उसकी एक वजह ये भी है कि अगर ऐसा ही होता तो उस टाइम पे जो पहली अभी फैसल ने ज़िक्र भी किया, लॉ मिनिस्टर थे आपकी, पहली आपकी जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके अंदर जो आपके पास लोग थे, उनके साथ जो लोग थे, वो माइनॉरिटी के थे इतनी, या जो आज जिनको हम पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ कहते हैं, वो लोग थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, वो खुद बाहर से पढ़ के आए हुए थे। तो मुझे लगता है कि वो जो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो शऊर था, वो मुकम्मल था और उनको अंदाज़ा था, और शायद उनको यह अ, वो बेहतर जानते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या थी। हम तो सिर्फ़ एक एनालिसिस कर सकते हैं, और शायद उनको अंदाज़ा भी हो कि आगे चल के मुल्क में ये हालात हो सकते हैं। और हमें पता है कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी ज़िंदगियों में ही उनके साथ क्या हुआ है। तो शायद हम उससे ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दे वर वेरी मेबी वेल अवेयर, और उनकी इतनी पॉलिटिकल इनसाइट्स थी कि कल को जाके ये किस तरह टर्न कर सकता है। तो शायद उन्होंने एटलीस्ट इतनी बैकिंग और इतनी स्पेसेस छोड़ दी। बट मुझे ये लगता है कि ये तकरीर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम ग्लैड कि ये हमारे पास है। जो भी बीच में एक पाकिस्तान में वही ब्लैक हिस्ट्री हमारी रही है, उसके बावजूद अगर देखें पाकिस्तान में हमने 2009 में इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। आज फिर हमारे पास नेशनल माइनॉरिटीज़ डे है। आज फिर ये तकरीर अभी बहुत कोशिश हो रही है कि ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये निसाब में आ जाए। एटलीस्ट इसका काफ़ी जगहों पे ज़िक्र हो रहा है। तो दोबारा से इस डिस्कोर्स का होना, ये आई थिंक हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि चलिए अगर बीच में हमारे पास एक क्लोज़ आया भी था एक फ़ेज़, तो ये दोबारा से डिस्कशन जनरेट हो रही है, क्योंकि ये डिस्कशन होगी तो शायद वो राइट्स जो हमें अचीव करने हैं वो हम कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। इस पे एक लास्ट कमेंट है। एक्चुअली अभी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली साहब के जो खुतबा है या जो बातें हैं, जो तकरीरें हैं, आज का सियासतदान शायद उसको इस तरह से सिर्फ सियासी स्टैंड समझता है, क्योंकि यहाँ पे आज की जो सियासत है वो बड़ी डिफरेंट होगी। इसमें जज्बात नहीं है, एहसासात नहीं है, लोगों के लिए हमदर्दी नहीं है, लोगों की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फलाह के लिए जज्बात उस तरह से नहीं है। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब क्योंकि फाउंडर थे, वो एक लंबी स्ट्रगल करके आए थे और वो चाहते थे कि मेरा जो एक एक लफ्ज है, एक एक जो बात है, वो लोगों के जज्बात को उभारने के लिए, उनको उनको एक मॉडल रियासत देने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज का जो सियासतदान है शायद वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की उस स्पीच को सिर्फ एक सियासी तकरीर समझता है। उसके पीछे जो जज्बात हैं, उसके पीछे जो उनकी एक लेगेसी है, द वे ही स्पोक, और उनके जो उसके पीछे जो एहसासात थे, जो जो उनकी टीम के लोग थे, किस तरह से वो उनको लेके चल रहे थे। मेरे ख्याल में हमें मुताला पाकिस्तान, जो असल वाला मुताला पाकिस्तान है, वो पढ़ना पड़ेगा। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो पर्सनालिटी है,
उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनके जो बयानात हैं, उसको दोबारा से अपने अंदर एक इंसानी हमदर्दी वाला एलिमेंट पैदा करके पढ़ना पड़ेगा। फिर हम समझ सकेंगे कि पाकिस्तान बनाने के पीछे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का मकसद क्या था। फैसल, यही है कि हमें रिमाइंडर देते रहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हम ये समझेंगे ना कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, वो लॉलीपॉप था तो लॉलीपॉप जो है ना बस कुछ नहीं है, तो मेरा ख्याल है फिर हमेशा राइट के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप जद्दोजहद नहीं करेंगे, आप नेगेटिव थॉट रखेंगे हर वक्त, नेगेटिव मर गए, जुल्म हो गया, ये आप जिंदा नहीं रह सकोगे। तो जिंदा रहने के लिए, राइट्स लेने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लास्ट में ये मैं आज के प्रोग्राम से ये पैगाम देता जाऊं कि 11 अगस्त के बाद 14 अगस्त 2024 77th बर्थडे हम पाकिस्तान की सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और मैं समझता हूं कि जो 3% या शायद हमारी जो मेजोरिटी कम्युनिटी हमें शायद 2% या 1% देखना चाहती है, हम आज इस प्रोग्राम से ये बताना चाहते हैं, हम सब कलेक्टिवली, कि 14 अगस्त 1947 में जो पाकिस्तान बना, वो जितना आपका है उतना ही हमारा है। और जितने जोश और वल्वले से आप 14 अगस्त मनाएंगे, उतने ही जोश और वल्वले से हम भी इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। सो इन एडवांस आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी जिया साहबा। सर एक क्या ही यही है कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, आप दुनिया में जहाँ भी हैं, आपकी जो भी आइडेंटिटीज है, आपकी सिर्फ एक आइडेंटिटी इंसान होना काफी है, बजाय इसके कि आप किस इलाके में रहते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, आपका मजहब क्या है, आप क्या सोचते हैं, वो बहुत जरूरी है। और उस आइडेंटिटी को लेके चलें, और उस आइडेंटिटी की वजह से किसी और की आइडेंटिटीज के साथ वो जो इख्तलाफ आपका आता है, जिसमें हमें ये लगता है कि उसको उसको मार भी देना चाहिए, उसको जिंदगी गुजारने का हक नहीं है, ये जो सोच है, इससे थोड़ा दूर ही रहें। और अपने आस-पास जो लोग हैं उनके लिए सेफ स्पेसेस क्रिएट करना, और अगर कहीं पे आपको लगे कि कोई ज़्यादती हो रही है, प्लीज़ उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और वो जो डर है, खौफ है, जो हमें इतना डरपोक बना दिया गया है, उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक तो ज़रूर खुद भी आवाज़ उठाएँ हर उस जगह पे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई इंसानी हकूक की खिलाफ़वर्ज़ियाँ हो रही हैं, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, छोटे से बड़े किसी भी पैमाने के ऊपर। और साथ-साथ खुद भी कोशिश करें कि आप जिन स्पेसेस में रह रहे हैं, वहाँ पे आप किसी भी तरह से किसी और शख्स के साथ कोई ज़्यादती ना करें, सिर्फ़ इसलिए कि आप और वो किसी भी तरह से, किसी भी आइडियोलॉजी में मुख्तलिफ हैं। सो नाइस। हाँ जी, मनजोत सिंह। जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अकॉर्डिंगली जो 11 अगस्त को उनकी जो स्पीच थी कि हम पाकिस्तान में सब आज़ाद हैं, अपनी-अपनी इबादतगाहों में इबादत करने के लिए, पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए, पाकिस्तान में मुश्तरका तौर पर रहने के लिए हम सब आज़ाद हैं। तो उसी थीम के अकॉर्डिंगली आज हम पाकिस्तान में कहीं न कहीं सर्वाइव कर रहे हैं। चाहे वो चीज़ जो कायद-ए-आज़म की इमेजिनेशन थी उस टाइम को पाकिस्तान को लेकर, चाहे वो आज एक प्रेज़ेंटेशन बन के रह गई है, हम लोगों को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर पूरी दुनिया में। तो बाकी हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर मुश्तरका तौर पर सब लोग भाई जैसे रहेंगे। क्योंकि अगर दो कौमी नजरिया, जैसे मैडम ने कहा था कि अगर दो कौमी नजरिया था, शुरू से था कि हिंदू और मुस्लिम कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, और आज पाकिस्तान में वो चीज कह रहे हैं कि हमने इकट्ठे रहना है, तो वो क्यों? तो वो पहले ही इकट्ठे रह लेते, जैसे मैडम ने कहा था। तो मेरे मुताबिक तो यही है कि अगर हमने इकट्ठे रहना है तो हमें एक दूसरे के हकूक देने पड़ेंगे। बाकी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में जो पाकिस्तान बना था और जो तवक्कुआत थे पाकिस्तान को लेकर के एक दिन ये तरक्की जरूर करेगा, इंशाल्लाह ये जरूर करेगा तरक्की। बाकी हम इस चीज को लेकर जरूर कहेंगे कि एक दिन हमारे राइट्स भी इक्वली होंगे। हम भी अपने आप को एक ऐसा मिनॉरिटी, हम भी अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे देखेंगे, 21वें स्केल पर, 22वें स्केल पर, गवर्नमेंट के नौकरीज पर देखेंगे। हम देखेंगे कि हम भी एक ना एक दिन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की सीट्स पर बैठे होंगे। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान से इन फ्यूचर में। बाकी हम 14 अगस्त की सबको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमें आज़ादी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिलवाई है अंग्रेजों से।
तो हम इस चीज को भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी फैसल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इसी तरह जिया साहबा, आपका भी शुक्रिया। मनजोत सिंह, आपका भी शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हमारी तीनों कम्युनिटी का थैंक गॉड कि वो एक उनका फील्ड है, उनका एक अलग अलग काम है, और बेहतरीन किस्म का अगर फैसल का लें तो ये मुख्तलिफ कम्युनिटी में जाता है और अक्सरियत में भी कदम रखता है और इसके लिए काम करता है। और जिया साहबा भी इसी तरह डिफेंडर भी हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, और मनजोत सिंह साहब भी कर रहे हैं काम। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। गो के हम बैठे हुए हैं, दूर दराज बैठे हुए हैं, शायद हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं वो सरवाइव, उनके पास कौन सा दरवाजा, ये बताइएगा। ये बाहर बैठे जो कहते हैं लाली पाप, या ये कहते हैं कि उनके पास सब झूठ है अगर हम अपने राइट के लिए आवाज उठाते हैं। ये हाल नहीं है। ना आप उनको बाहर लेके जा सकते हैं, उन्होंने वहां पे जिंदा रहना है, और जब जिंदा रहना है तो स्ट्रगल करनी है। ये डार्विन या ऐसी थ्योरी है कि जो लोग अपने राइट के लिए स्ट्रगल नहीं करते वो जिंदा नहीं रहते। और कोई बैरी बेड़ा नहीं आना कि सारी मिनॉरिटी जो बैठेंगी तो किसी जमहूरियत वाले या ऐसे राइट में चले जाएंगे। उनको स्ट्रगल करनी है। आपको बाहर बैठे लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आप कैसे वहां पे अपने राइट ले सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, या कैसे बेटर लाइफ को ले सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। पॉजिटिव ही हमेशा विन करते हैं, नेगेटिव सोच वाले कभी ना किसी को देते हैं, बल्कि अपनी क्रिएटिव जो अपनी चीजें हैं, सलाहियतें, वो भी खत्म कर बैठते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।